हेलो स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर मानव जनन, और इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक ले लिए और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आपको शानदार समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन याद होंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिए। अगर इस चैप्टर को हमने देखा है तो हमने सीक्वेंस में स्टूडेंट क्या क्या लिया मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया था, सामान्य परिचय, फिर मैंने स्टार्ट किया था नर जनन तंत्र, कंप्लीट हो गया है। फिर हमने मादा जनन तंत्र टॉपिक लिया, वो भी फिनिश हो गया स्टूडेंट। फिर हमने शुक्र जनन टॉपिक लिया, डन हो गया साहब वो भी। फिर मैंने शुक्राणु की संरचना एक टॉपिक पढ़ाया, क्लियर स्टूडेंट। फिर अंड जनन पढ़ाया, क्लियर। फिर पुटिकाओं का परिवर्धन अंडाशय में कैसे होता है, ग्रिफिन पुटिका के निर्माण की घटना तक को पूरा पढ़ाया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रज चक्र, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे पढ़ाया स्टूडेंट। आर्तव चक्र, रज चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th और नीट दोनों के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैंने एक टॉपिक निषेचन पढ़ाया स्टूडेंट पूरी घटनाक्रम में, और उसके बाद अंडों का वर्गीकरण, विदलन, परिभाषा और प्रकार, ये भी एक टॉपिक लिया। लेकिन एनसीईआरटी में ये दोनों पॉइंट इतने नहीं दिए हुए स्टूडेंट, तो हमने पूरा तैयार कर लिया अभी तक का, जिसमें हमें एक एक चीज पता चल गई स्टूडेंट कैसे क्या होता है। अगर मैं आपसे कुछ टर्म्स और कुछ बात करूं तो आपको मुझे लगता है पूरा याद होगा एक एक चीज। डन। अगर मैं क्रम लूं तो जरा मुझे आप बता सकते हैं, सेटोली कोशिका से या सेमिनिफेरस ट्यूबुल से शुक्राणु का मुक्त होना, स्पर्मिएशन, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। एक्रोसोम का निर्माण कब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होता है। डन। और अगर वो क्रम अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो स्पर्मिएशन, फिर सेमिनेशन, फिर इजैकुलेशन, स्खलन, फिर विरेचन, फिर योग्यतार्जन, फिर एक्रोसोम अभिक्रिया, फिर प्लाज्मा कला का विध्रुवण, फिर कॉर्टिकल अभिक्रिया। डन स्टूडेंट। उसके बाद क्या हुआ था, फिर ग्राही शंकु निर्माण, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय पूर्ण, और फिर केंद्रकों का संलयन और द्विगुणी जायगोट। ये पूरा क्रम हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट। और तैयार, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो आज तैयार। शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन होगा, एपिडिडाइमिस, योग्यतार्जन की घटना होती है मादा जनन मार्ग में, क्लियर। मादा जनन मार्ग में शुक्राणु का निर्माण होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देने वाली सर्टोली कोशिका, डन। सर्टोली कोशिका रक्त वृषण अवरोधक है। सर्टोली कोशिका मादा में इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण, ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा कॉर्पस लुटियम मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण, अंडाशय में उपस्थित कॉर्पस लुटियम द्वारा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण, अंडाशय में उपस्थित कॉर्पस लुटियम तथा परिवर्तनशील पुटिका की तीका इंटरना ग्रेन्युलोसा कोशिका। डन। नर में इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण, सर्टोली कोशिका नर में एंड्रोजन का संश्लेषण स्त्रवण, लेडिंग कोशिका, जवाब आपको देना है मेरे साथ साथ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं मेरे साथ या मेरे से पहले आंसर दो। नर में एंड्रोजन का संश्लेषण व स्त्रवण कोशिका, लेडिंग कोशिका। डन। श्योर स्टूडेंट, जोरदार तैयार। अगला आने दो, बहुत जोरदार जो आपके लिए लाया हूं स्टूडेंट, एक एक लाइन। अगला ना स्टूडेंट, नेक्स्ट बताना। नर में पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायक ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, क्लियर। यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का पुनरुद्भवन, प्रचुरोद्भवन करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को गर्भावस्था हेतु बनाए रखने वाला। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अंडोत्सर्गी हार्मोन, एलएच। डन। हार्मोन जो स्त्रावी प्रावस्था में उच्च होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन जो रज चक्र के मध्य में उच्च होता है। एफएसएच और एलएच हार्मोन, दोनों में चॉइस आए तो एलएच। डन। रक्त स्त्रवण मेंसेस का कारण है। प्रोजेस्टेरोन में गिरावट राज्य चक्र का प्रारंभ होना कहलाता है। मेनार्क, रजोदर्शन,
राज्य चक्र का समाप्त होना कहलाता है। मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति। डन स्टूडेंट। नर में सहायक ग्रंथि, सहायक नलिकाओं के कार्य को नियमन करने वाला हार्मोन। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली कोशिका के कार्य को नियमन हार्मोन। एफएसएच, लेडिंग कोशिकाओं के कार्य को नियमन करने वाला हार्मोन। एलएच। डन। जोरदार तैयार स्टूडेंट्स। श्योर, बहुत अल्टीमेट तैयार है, पूरा याद हो गया। क्लियर? तो कैपेसिटेशन क्या है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम क्या, सारा तैयार। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, पहले हाइलोरोनिडेज एंजाइम आएगा या अंडे की प्लाज्मा कला में विध्रुवण होगा? हाइलोरोनिडेज एंजाइम आएगा, क्योंकि पहले एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है। क्लियर? तो बहुत सारे पॉइंट पढ़े और तैयार हो गए यहाँ तक, अभी तक का रिपोर्ट। अब आएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, मानव में भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण हो गया और उस एक कोशिकीय जाइगोट को बहुकोशिकीय में बदल ले तो जो स्टूडेंट विदलन की प्रक्रिया की जाती है। और अब आखिर मानव में भ्रूणीय परिवर्तन कहाँ होगा, क्या उससे रिलेटेड? स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो याद करिए, ये फैलोपियन नलिका और ये गर्भाशय था। श्योर, ये इस जगह पे, ठीक है स्टूडेंट। और अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ जाइगोट है। अब जाइगोट फैलोपियन नलिका में गति करेगा स्थैमस की तरफ और गर्भाशय में आएगा स्टूडेंट, जी हाँ। और जब वो गति कर रहा है स्टूडेंट जाइगोट, तभी उसमें भ्रूणीय परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। विदलन विभाजन आज के बाद तभी प्रारंभ हो जाते हैं जबकि जाइगोट फैलोपियन नलिका में गति करता है गर्भाशय की ओर, स्थैमस की ओर। डबल स्टार, ये जाइगोट क्यों चलेगा और विदलन विभाजन प्रारंभ हो जाएंगे जिससे कोशिकाओं का निर्माण होगा। पहला विदलन विभाजन निषेचन के 22 से 24 घंटे बाद होगा। मान लीजिए इस समय निषेचन होता है तो आज के बाद यानी कि कल स्टूडेंट लगभग 22-23 घंटे बाद पहला विदलन विभाजन होगा और दो कोशिकीय अवस्था बनेगी। तो विदलन विभाजन तभी प्रारंभ हो जाते हैं जाइगोट के अंदर जब वो फैलोपियन नलिका में गति करता है स्थैमस से होकर गर्भाशय की ओर। डन। और इससे 2, 4, 8, 16, 32, 64 कोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है स्टूडेंट। तो मानव में भ्रूणीय परिवर्तन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पूरा सिस्टमेटिक याद होगा, ये मेरा वादा। एक बार में तैयार करें। श्योर स्टूडेंट, देखते चले आपको याद होगा। तो स्टार्ट जरा देखिएगा। सबसे पहले ये भ्रूण परिवर्तन स्टार्ट हुआ और ये इसमें गया और निषेचन के लगभग 22 से 24 घंटे बाद पहला विदलन विभाजन हुआ और इससे दो कोशिकीय अवस्था बन गई। फिर उसके बाद लगभग 20-22 घंटे बाद फिर एक और विदलन विभाजन हुआ और इससे 4 कोशिकीय अवस्था प्राप्त हो गई। स्टूडेंट आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो 4 कोशिकीय अवस्था प्राप्त हो गई, फिर 8 कोशिकीय अवस्था, फिर 16। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था स्टूडेंट ठोस गेंद के समान होती है और इस ठोस गेंद के समान रचना को मोरूला कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, यही विदलन विभाजन दिए हुए तो उसे मोरूला अवस्था के नाम से बुलाया जाता है। तो आइए भ्रूणीय परिवर्तन आपको पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना सब लोग। ये रहा ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन। सबसे पहले स्टूडेंट ये जाइगोट होता है फैलोपियन नलिका में। आप इसको मान के चलो ये फैलोपियन नलिका जिसमें ये भ्रूण चल रहा है आगे, ये फैलोपियन नलिका। श्योर, इसमें जाइगोट है, ये एक कोशिकीय अवस्था है, इसके ऊपर जोना पेलिसिडा नाम का आवरण उपस्थित होता है। डन। ये जाइगोट है, एक सिंगल सेल, एक कोशिका है और द्विगुणित है स्टूडेंट। अब 20 से 22 घंटे बाद पहला विदलन विभाजन हुआ और दो कोशिकीय अवस्था बन गई, 2 सेल्ड स्टेज स्टूडेंट, ये लीजिए। और लगभग 1 दिन हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद अगले दिन स्टूडेंट यह अवस्था मिलेगी फैलोपियन नलिका में। फिर उसके अगले दिन स्टूडेंट सेकंड डे, मतलब हम निषेचन के बाद से दिन गिन रहे हैं और तब 4 कोशिकीय अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये आगे 4 कोशिकीय अवस्था, 4 सेल्ड स्टेज। बोलो डन। श्योर स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, उसके बाद एक और विभाजन हुआ और 8 आएगा, फिर 16 आएगा। 8 से 16 कोशिका अवस्था जो होती है उसमें कोशिका परस्पर चिपकी हुई होती है और ठोस गेंद बन जाती है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, यह रही वो ठोस गेंद और उस गेंद के ऊपर स्टूडेंट ये रहा बाहर जोना पेलिसिडा का आवरण। जोना पेलिसिडा आवरण से रेखित 16 कोशिका अवस्था को स्टूडेंट मोरूला के नाम से पुकारा जाता है। डबल स्टार स्टूडेंट,
डबल स्टार या 8 से 16 कोशिका की अवस्था मोरूला के नाम से बुलाई जाती है इस ठोस गेंद को, जो निषेचन के लगभग चौथे दिन दिखाई देती है स्टूडेंट, और ये फैलोपियन नलिका के स्थैमस वाले भाग पर पड़ी होती है। मोरूला ठोस गेंद के समान रचना है। तो सबसे पहले बना जाइगोट, और जाइगोट से जो अगली रचना है उसका नाम था मोरूला, और मोरूला ही गर्भाशय की गुहा में प्रवेश करेगी। डबल स्टार, मोरूला ही गर्भाशय की गुहा में प्रवेश करेगी। मोरूला ठोस गेंद के समान रचना है। इसके ऊपर जोना पेलिसिडा नामक आवरण उपस्थित होता है। 8 से 16 कोशिका अवस्था मोरूला है। डन डन या स्टूडेंट, ये जोना पेलिसिडा और ये 16 कोशिका मोरूला, इसका नाम। कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? तो स्टूडेंट ये रहा, इसमें कोशिका परस्पर चिपक रही है। चौथे दिन ये अवस्था देखने को मिलेगी। समझ में आई मेरी बात? तो आइए कुछ थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, थ्योरी स्टार्ट। एक कोशिकीय जाइगोट को बहुकोशिकीय भ्रूण में विदलन विभाजन द्वारा बदलते हैं। जब जाइगोट फैलोपियन नलिका में गति करता है तभी विदलन प्रारंभ हो जाते हैं। इससे 2, 4, 8, 16, 32 कोशिकीय अवस्थाएं बनने लगती है। डन श्योर। जाइगोट जब फैलोपियन नलिका में स्थैमस भाग की ओर गति करता है तभी विदलन विभाजन प्रारंभ हो जाता है स्टूडेंट। हम यहाँ लिख सकते हैं जब जाइगोट फैलोपियन नलिका के स्थैमस भाग की ओर गति करता है तभी विदलन प्रारंभ हो जाते हैं और ये बन जाते हैं। पहला स्टार हमारा फिनिश हुआ स्टूडेंट। दूसरा स्टार, पहला विदलन विभाजन निषेचन के 22 से 24 घंटे बाद होता है, 25 घंटे बाद, लगभग एक दिन मान लो आप तो, कि आज अगर निषेचन से जाइगोट बनाए तो कल इसी टाइम स्टूडेंट या इससे 1-1.5 घंटा पहले द्विकोशिकीय की अवस्था आ जाएगी। ये रहा पहला विदलन विभाजन, और निषेचन के 22 से 24 घंटे बाद होता है, जिससे 2 कोशिकीय की अवस्था प्राप्त होती है। ये डन हुआ स्टूडेंट, शानदार। उसके बाद एक बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट, 8 से 16 कोशिकीय की अवस्था जो होती है वो ठोस गेंद के समान होती है। जोरदार, डबल स्टार, और इसे मोरूला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो जाइगोट के बाद जो अगली रचना बनी उसे मोरूला का। मोरूला में 8 से 16 कोशिकाएं होती है, ठोस गेंद के समान रचना होती है। मोरूला अवस्था में जोना पेलिसिडा उपस्थित होती है। मोरूला ही गर्भाशय की गुहा में प्रवेश करता है, और मोरूला के अंदर गर्भाशय तरल प्रवेश करेगा। गर्भाशय की गुहा में जो तरल होता है स्टूडेंट वो मोरूला में प्रवेश कर जाएगा। ध्यान से, मोरूला अवस्था में जोना पेलिसिडा उपस्थित होती है। जोरदार, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। 3 स्टार, तीनों हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो गए स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे, ये वाला डायग्राम ये हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। श्योर। अब स्टूडेंट आपसे कुछ कहना चाहूंगा, ये रहा मोरूला गर्भाशय की गुहा में प्रवेश करता है तथा मोरूला में गर्भाशय तरफ प्रवेश करता है। यस स्टूडेंट, ये अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मोरूला तो एक ठोस गेंद के समान रचना होती है, इसमें गर्भाशय तरल प्रवेश करेगा, और मोरूला एक खोखली रचना में परिवर्तित होगी। डबल स्टार के साथ, मोरूला एक खोखली रचना में परिवर्तित होती है। कोशिका परिधीय भाग पर एक परत में जमा हो जाती है, केंद्र में गुहा का निर्माण होता है। मोरूला खुद तो ठोस रचना थी पर वो एक खोखली गेंद के समान रचना में बदलती है, और उस खोखली रचना का नाम ब्लास्टूला होता है। कोरक, ब्लास्टूला। तो पहले बनी जाइगोट, युग्मनज, फिर बना मोरूला, और फिर बना ब्लास्टूला। ब्लास्टूला खोखली गेंद के समान रचना, इसकी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसके अंदर जो गुहा बनी उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। स्टूडेंट, ये मोरूला थी, ये कोशिकाएं सब एक परत में जमा हो जाएंगी। ये रही परत कोशिकाओं की, अंदर ये गुहा बन गई। गुहा का नाम ब्लास्टोसील रखा गया स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। ध्यान से सब लोग देखें, ध्यान से स्टूडेंट, ये इस परत का नाम ब्लास्टूला रखा गया स्टूडेंट, ब्लास्टोसील। ये और इस रचना का नाम ब्लास्टूला रखा गया स्टूडेंट। इस परत को ब्लास्टोडर्म कहा गया स्टूडेंट। तो ब्लास्टूला खोखली गेंद होती है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। इसकी गुहा को ब्लास्टोसील के नाम से बुलाया जाता है। तो मोरूला ठोस गेंद के समान रचना जो कि एक खोखली रचना ब्लास्टूला में परिवर्तित होती है।
ब्लास्टूला में गुहा ब्लास्टोसील होती है, ब्लास्टोसील गुहा। ब्लास्टूला में ब्लास्टोमियर कोशिका होती है जो एक परत में जमा होती है। डन, हाँ या ना? शानदार चल रहा है स्टूडेंट, ये एक नया वर्ड है। अब क्लियर है यहाँ तक? मुझे लग रहा है समझ में आया। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब स्टूडेंट आपको मैं बताता हूँ स्तनधारी में, यानी मनुष्य भी इंक्लूड है उसमें। मनुष्य में ठोस गेंद मोरुला गर्भाशय की गुहा में प्रवेश करती है और मोरुला परिवर्तित होती है ब्लास्टूला में। पर स्तनधारी यानी मनुष्य के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं दो परत में व्यवस्थित होती है। स्तनधारी के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और उसमें कोशिकाएं दो परत में जमा होती है। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये है मोरुला श्योर, जोना पेलिसिडा उपस्थित है। डन, और यह मोरुला ऐसे करके ब्लास्टोसिस्टिक रचना में परिवर्तित होता है। परिधीय भाग पर जो कोशिका होती है, बाहर की कोशिकाओं की इस परत को ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहा जाता है। ट्रोफोब्लास्ट परत। स्तनधारी के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसमें कोशिकाएं दो परतों में जमा होती है। बाहरी परत को ट्रोफोब्लास्ट परत कहा जाता है और भीतर कोशिकाओं की इस परत को, ये रही, इसको इनर सेल मास कहा जाता है। डबल स्टार चल रहा है स्टूडेंट, सबका सपोर्ट। ये इनर सेल मास, इसे एम्ब्रियोनल नोड के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक कोशिकीय पुटी स्टूडेंट। और ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट लेयर, तो बाहर की परत ट्रोफोब्लास्ट लेयर और अंदर इनर सेल मास होती है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। शानदार पॉइंट दोबारा। और ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है स्टूडेंट। स्तनधारी के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं दो परतों में जमा होती है। बाहर की परत ट्रोफोब्लास्ट परत कहलाती है, भीतर की परत इनर सेल मास कहलाती है। ट्रोफोब्लास्ट स्टूडेंट भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से चिपकाता है और प्लेसेंटा बनाने में सहायक होता है, और इनर सेल मास से भ्रूण का निर्माण होता है। डबल स्टार स्टूडेंट। जो बच्चे का पूरा शरीर बनता है, जो भ्रूण बनता है ना, वो इनर सेल मास से बनता है। भ्रूण के निर्माण में ट्रोफोब्लास्ट परत का कोई योगदान नहीं होता। ट्रोफोब्लास्ट केवल भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से चिपकाने में सहायक होती है। जी हाँ, ट्रोफोब्लास्ट परत प्लेसेंटा निर्माण में सहायक होती है। भ्रूण निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं है। पूरे भ्रूण का निर्माण, पूरा बच्चा इनर सेल मास से बनता है स्टूडेंट। डबल स्टार, शानदार डबल स्टार। इसी समय एक और बात, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के बीच में रिक्त स्थान होता है, या इस गुहा को एल्बुमिन गुहा या ब्लास्टोसील कहा जाता है। इस ब्लास्टोसिस्ट की गुहा है, इसमें गर्भाशय तरल भरा होता है, प्रोटीन युक्त गर्भाशय तरल भरा होता है स्टूडेंट। जोरदार, क्लियर। एक बात और आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिका इनर सेल मास के ठीक ऊपर होती है बेटा, ये वाली इन्हें सेल्स ऑफ रबर के नाम से बुलाया जाता है। एक नया नाम हो गया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गंभीरता से लेना। इसे सेल्स ऑफ रबर के नाम से बुलाया जाता है। सेल्स ऑफ रबर, ये ट्रोफोब्लास्ट की वो कोशिकाएं हैं जो इनर सेल मास के ठीक ऊपर होती है। एक ये ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ एक डबल स्टार आपके सामने। ब्लास्टूला गर्भाशय की गुहा में आ जाता है। ब्लास्टूला अवस्था में जोना पेलुसिडा परत हट जाती है। देखो आप, जोना पेलुसिडा परत किस अवस्था में पृथक होती है, फटती है, हटती है? जवाब जाएगा ब्लास्टूला, यानी पहले बना जायगोट, उसमें जोना पेलुसिडा थी। फिर आया मोरुला ठोस गेंद, उसमें भी जोना पेलुसिडा थी उपस्थित। फिर आई अगली प्रावस्था ब्लास्टूला। ब्लास्टूला खोखली गेंद होती है, ब्लास्टूला में जोना पेलुसिडा नहीं होती है। डबल स्टार। और जब जोना पेलुसिडा हट जाएगी तो भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाएगा स्टूडेंट। गर्भाशय की भित्ति से भ्रूण का चिपकना, जुड़ाव होना, इम्प्लांटेशन आरोपण कहलाता है। आरोपण कहलाता है, जो निषेचन के 7वें या 8वें दिन होता है स्टूडेंट। यानी आज अगर निषेचन होता है तो अगले 7वें दिन बाद गर्भाशय की भित्ति से भ्रूण चिपकेगा। यहाँ नीट का डबल स्टार वाला क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। यहाँ 12th की भी लाइन है इंपॉर्टेंट, और वो यह है कि इम्प्लांटेशन यानी आरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है?
ब्लास्टूला अवस्था में होता है। स्तनधारी का ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा, यानी आरोपण के समय भ्रूण ब्लास्टूला अवस्था में होता है। चौना पेलुसिडा किस अवस्था में हटती है? ब्लास्टूला अवस्था में हटती है। डन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यानी अब अगर मैं थ्योरी पर आऊं तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम थ्योरी पे आ रहे हैं। ठोस मोरूला एक खोखली रचना ब्लास्टूला में बदलता है, इसकी गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। कंप्लीट पॉइंट। डन। अगला स्टूडेंट, स्तनधारी के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसमें 64 कोशिकाएं होती हैं। डन। ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं दो परतों में जमा होती है। बाहर की परत ट्रोफोब्लास्ट परत कहलाती है। बाहर की परत ट्रोफोब्लास्ट परत कहलाती है। भीतर की परत इनर सेल मास या भ्रूणीय घुंडी कहलाती है। जोरदार, ये डबल स्टार, ये भी पॉइंट क्लियर। ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं दो परतों में जमा होती है। बाहर की परत ट्रोफोब्लास्ट परत कहलाती है। अंदर की परत इनर सेल मास या भ्रूणीय घुंडी कहलाती है। ट्रोफोब्लास्ट परत गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ने तथा प्लेसेंटा के निर्माण में सहायक होती है। श्योर। जबकि इनर सेल मास से भ्रूण का निर्माण होता है। डबल स्टार स्टूडेंट, ये क्लियर? हाँ या ना? डबल स्टार स्टूडेंट। अगला, ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित गुहा को एल्बुमिन कैविटी या ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टोसील कहते हैं, इसमें गर्भाशय तरल उपस्थित होता है। क्लियर? श्योर। एक डबल स्टार। जोना पेलुसिडा ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही हट जाती है। जोना पेलुसिडा किस अवस्था में हटेगी? ये क्वेश्चन आया, ये नीट के एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गया क्लियर। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में हट जाती है। अगला स्टूडेंट, भ्रूण का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपकना आरोपण कहलाता है, इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। हमारा अगला चरण था, आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं, मेरा सामान्य परिचय जो चैप्टर का किया था उसमें मैंने बताया था मानव जनन में निम्न चरण होते हैं। पहला युग्मक जनन, कंप्लीट। दूसरा इंसेमिनेशन, विरसेचन, कंप्लीट। तीसरा चरण निषेचन, हो गया कंप्लीट। चौथा चरण मैंने इम्प्लांटेशन कहा था, आरोपण, वो आज आया और वो कंप्लीट हो गया है। क्या मतलब है? गर्भाशय की भित्ति से भ्रूण का चिपकना, जुड़ाव आरोपण कहलाता है। और इस समय भ्रूण ब्लास्टूला अवस्था में होता है। जी हाँ। अब चिपकने के बाद स्टूडेंट, चिपकने के बाद अब अगला चरण प्रेगनेंसी, यानी स्टूडेंट गर्भाशय काल, गर्भ काल आएगा। यस। तो इम्प्लांटेशन हुआ, यह क्रिया निषेचन के 7 या 8 दिन बाद होती है स्टूडेंट। या इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण ब्लास्टूला अवस्था में होता है। डबल स्टार। इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण ब्लास्टूला अवस्था में होता है। क्लियर? श्योर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ये हमने पढ़े, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होगा स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीट के लिए। या तो अभी तक हमने जो परिवर्धन पढ़ा उसमें मेरे को लग रहा पूरा तैयार हो गया स्टूडेंट। क्लियर? स्टूडेंट, जोना पेलुसिडा ब्लास्टूला अवस्था में हटती है और भ्रूण गर्भाशय की भित्ति पर आकर चिपक जाता है। अगर मैं बात करूं तो गर्भाशय की भित्ति पर भ्रूण का जमाव स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये आया, ये इस जगह पे, और यहाँ के अटैच हो जाएगा। भ्रूण का अटैच होना स्टूडेंट इम्प्लांटेशन कहलाएगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि जोना पेलुसिडा किसी और स्थान पर भ्रूण को चिपकने से रोकती है स्टूडेंट। आज अगर जोना पेलुसिडा यहीं हट जाती, इसी जगह, तो भ्रूण इसी जगह चिपक जाता। जी हाँ, जी हाँ, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इम्प्लांटेशन हो जाना, चिपकना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। जैसे फैलोपियन नलिका में भ्रूण वहीं चिपक गया, ऐसा भ्रूण का वृद्धि नहीं हो पाएगी और ये मर जाएगा स्टूडेंट। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि गर्भाशय छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भ्रूण का चिपक कर परिवर्तन प्रारंभ कर देना, इम्प्लांटेशन किसी और स्थान पर होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। और ये जोना पेलुसिडा इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। जब तक भ्रूण फैलोपियन नलिका में होता है उस पर जोना पेलुसिडा उपस्थित होती है, इसलिए वो चिपकता ही नहीं है। पर कई बार ऐसा देखा गया कि जोना पेलुसिडा यहाँ भ्रूण जब फैलोपियन नलिका से गुजर रहा है तब हट जाती है। ऐसी स्थिति में भ्रूण फैलोपियन नलिका में ही चिपक जाता है
और उसका परिवर्धन वहीं प्रारंभ हो जाता है। इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। डबल स्टार नीट का वो क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, सबका सपोर्ट चाहिए। ये लीजिए, गर्भाशय को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भ्रूण का आरोपण होना तथा गर्भावस्था होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से बुलाया जाता है। यस स्टूडेंट, इसका मुख्य स्थल स्टूडेंट, ये एक स्टार आपके लिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन आज तैयार हो गया स्टूडेंट। मुझे लग रहा पूरा परफेक्ट हुआ यहाँ तक का। डन। तो ये हमने टॉपिक अभी तक ले लिया। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है वो पढ़ा और भ्रूणीय परिवर्धन का क्रम बता दिया। पहले निषेचन से जायगोट बना, फिर ठोस गेंद मोरूला बनी, फिर खोखली गेंद ब्लास्टूला बनी, ब्लास्टूला मनुष्य का ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस्ट कहलाया और यही गर्भाशय की भित्ति से चिपका। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन आरोपण कहा, जो निषेचन के 7वें या 8वें दिन के आसपास होती है, निषेचन के बाद। डन। यहां तक का ठीक स्टूडेंट? अभी तक का कंप्लीट है हमारा टॉपिक। तो अभी तक क्या याद हुआ परिवर्तन में? अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक तैयार। सबसे पहले जायगोट बना, श्योर, और जायगोट एक ठोस गेंद में परिवर्तित हुआ जिसका नाम मोरूला था, जो लगभग निषेचन के बाद 4th डे बनी। और मोरूला के बाद स्टूडेंट ब्लास्टूला खोखली गेंद बनी। डन। लेकिन स्तनधारी के ब्लास्टूला को हमने ब्लास्टोसिस्ट नाम दिया, तो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ये लीजिए, अब ब्लास्टोसिस्ट हो गया। आज हम कई वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जानते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझ में आ गया है ना? मैं आपको कुछ टर्म्स दूंगा, उनको उनके सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, जब आएगा मजा स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, बिल्कुल साफ बन गया। अब इस अवस्था में ही भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपकेगा। गर्भाशय की भित्ति से भ्रूण का चिपकना इम्प्लांटेशन आरोपण कहलाएगा स्टूडेंट। तो हमारा अगला चरण आरोपण भी कंप्लीट हो गया। मानव जनन चक्र में 6 चरण पढ़े थे, स्टार्टिंग में 4 चरण पूरे हो गए। डन। आरोपण निषेचन के 7वें या 8वें दिन के आसपास होता है स्टूडेंट। डन। क्लियर? अगला बताओ स्टूडेंट, बहुत जोरदार पॉइंट यहां तक। आरोपण, अब जब ब्लास्टूला स्टेज में जाके ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में बच्चा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ेगा भ्रूण, तो स्टूडेंट भ्रूण हमेशा इनर सेल मास वाली साइड से जुड़ेगा। तो मैं अब आपको डायग्राम में बताना चाहूंगा। ये हमारा कंप्लीट जायगोट, मोरूला। अगला स्टूडेंट ये देखिए, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास। ये अब देखो स्टूडेंट, ये और ये गर्भाशय की भित्ति। मैं इम्प्लांटेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। ये 4था दिन था निषेचन के बाद, ये स्टूडेंट नेक्स्ट, और फिर 7वां दिन ये रहा। अब देखना स्टूडेंट, ये है भ्रूण। डन। और स्टूडेंट ये गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय की भित्ति में ये पेरीमेट्रियम, फिर ये मोटी भित्ति मायोमेट्रियम, फिर ये एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में जाके भ्रूण ऐसे जगह चिपक गया स्टूडेंट और इनर सेल मास वाली साइड से जुड़ा। डन। और इसे आपने इम्प्लांटेशन अभी का स्टूडेंट केवल जुड़ा हुआ अभी 7th और 8th डे के आसपास। ये देखिए आप। डन। अब एक बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बोलूंगा, जैसे भ्रूण इस जगह पे जुड़ेगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की कोशिका विभाजित होकर मोटी होने लगेगी। तो मोटी एंडोमेट्रियम बनेगी जो भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेगी स्टूडेंट। डबल स्टार इंपॉर्टेंट। भ्रूण के गर्भाशय की भित्ति से चिपकने के बाद एंडोमेट्रियम में विभाजन होता है, कोशिकाओं में प्रतिरोध भवन होता है, जिससे कि एंडोमेट्रियम मोटी परत में परिवर्तित हो जाती है। मोटी एंडोमेट्रियम की परत को डेस्यूडा कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड, ये राइट वर्ड डेस्यूडा। ये क्या है? मोटी एंडोमेट्रियम का जब भ्रूण चिपक गया, यानी डेस्यूडा गर्भाशय की मोटी एंडोमेट्रियम का नाम है। इसका मतलब डेस्यूडा कभी भी सामान्य लड़की में नहीं मिलेगी, डेस्यूडा तो गर्भवती में मिलेगी, क्योंकि बच्चे के भ्रूण के चिपकने के बाद ही डेस्यूडा बनेगी। तो गर्भाशय की भित्ति से भ्रूण के जुड़ाव के बाद एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन होगा, प्रचुरोद भवन होगा और मोटी एंडोमेट्रियम बनेगी, जिसे डेस्यूडा कहेंगे, जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरेगी और थोड़ी देर बाद भ्रूण गर्भाशय की भित्ति में धंस जाएगा। स्टूडेंट देखना, मान लीजिए ये एंडोमेट्रियम है, अब यहां से स्टूडेंट ये मोटी परत विभाजन करके ऐसे होती जाएगी और भ्रूण को चारों तरफ से घेरेगी और थोड़ी देर बाद ये ऐसे वृद्धि करके पूरा भ्रूण इसमें धंस जाएगा। मान लीजिए भ्रूण इस जगह पर ऐसे चिपका हुआ है फुटबॉल की तरह,
अब धीरे धीरे करके ये एंडोमेट्रियम पूरी कवर करेगी और भ्रूण भित्ति में धस गया। अब इसे बोला गया पूरी तरीके से इम्प्लांटेशन हुआ, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति में धस जाना स्टूडेंट, वो है इम्प्लांटेशन पूरी तरीके से। तो स्टूडेंट अगली जो प्रावस्था है वो यही है, ध्यान से सुनना आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। ये इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम की कोशिका तेजी से विभाजित होती है और ब्लास्टोसिस्ट को आवृत करने लगती है। गर्भाशय की इस मोटी एंडोमेट्रियम को डेस्यूडा कहते हैं। इसके कारण ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धस जाती है। तो स्टूडेंट हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ एक बार और। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम की कोशिका तेजी से विभाजित होती है और ब्लास्टोसिस्ट को आवृत करने लगती है। गर्भाशय की इस मोटी एंडोमेट्रियम को डेस्यूडा कहते हैं। इसके कारण ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धस जाती है। ये स्टार भी क्लियर हुआ। देखिएगा इधर, ये डायग्राम देखना स्टूडेंट, आपको गंभीरता से बताता हूँ, थोड़ा सा टफ एनसीईआरटी हट के स्टार्ट। ये है स्टूडेंट गर्भाशय की पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम मोटी होती गई और इसका नाम डेस्यूडा हो गया और इसने चारों तरफ से भ्रूण को घेर लिया। स्टूडेंट जरा इधर देखना, ये इस चीज को समझना। ये आया भ्रूण यहाँ से और ये आया गर्भाशय की भित्ति में, यहाँ पहले चिपका, फिर गर्भाशय की भित्ति मोटी हो गई और इसने भ्रूण को पूरा अपने अंदर धसा लिया। ये भ्रूण गया गर्भाशय की भित्ति में, यानी इधर हो गई गर्भाशय की गुहा, इधर हो गई गर्भाशय की भित्ति, उसके बीच में भ्रूण है, एंडोमेट्रियम ने आवृत कर लिया और जो एंडोमेट्रियम मोटी आवृत कर रही है उसे डेस्यूडा कहा गया। ये देखो स्टूडेंट, ये रहा भ्रूण, अगर आप गंभीरता से लो तो स्टूडेंट ये है भ्रूण, है ये रहा भ्रूण, दिस वन, ये भ्रूण, और ये इस तरीके से भ्रूण स्टूडेंट, ये, और भ्रूण की ट्रोफोब्लास्ट भी उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है जो धसने की कोशिश करता है अच्छी तरीके से। ये इनर सेल मास स्टूडेंट, ये है ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो भ्रूण, ये इनर सेल मास स्टूडेंट, इनर सेल मास, या और जो विकसित हो गया स्टूडेंट ये मायोमेट्रियम स्टूडेंट, ये रही, और ये डेस्यूडा मोटी एंडोमेट्रियम। अब स्टूडेंट डेस्यूडा को आप तीन भागों में विभेदित कर सकते हो चाहो तो। डेस्यूडा को तीन प्रकार की होती है। डेस्यूडा नंबर 1 जो कि स्टूडेंट भ्रूण और मायोमेट्रियम के बीच में है, गर्भाशय की भित्ति, यानी स्टूडेंट ये भ्रूण और गर्भाशय की भित्ति, इसके बीच में जो डेस्यूडा है उसे डेस्यूडा बेसिलस के नाम से बुलाया जाता है, डबल स्टार। डेस्यूडा नंबर 1, डेस्यूडा नंबर 2 स्टूडेंट जो भ्रूण, हाँ ध्यान से सुनना, ये वाली जो कि भ्रूण और गर्भाशय की गुहा के बीच है। ये देखो स्टूडेंट, ये गर्भाशय की गुहा है, ये रही गर्भाशय की गुहा, तो ये वाली डेस्यूडा स्टूडेंट डेस्यूडा कैप्सुलैरिस कहलाती है जो कि भ्रूण और गर्भाशय की गुहा के बीच है। और अगला स्टूडेंट गर्भाशय की गुहा, ये लिख रहा यूट्राइन कैविटी, गर्भाशय की गुहा, और स्टूडेंट गर्भाशय की गुहा ये रही, तो गर्भाशय की गुहा, गर्भाशयी गुहा और भ्रूण के बीच वाली डेस्यूडा ये वाली स्टूडेंट, इसे डेस्यूडा कैप्सुलैरिस का। और जो डेस्यूडा स्टूडेंट जो भ्रूण के संपर्क में नहीं है, नीचे स्टूडेंट आसपास होती है, उस डेस्यूडा को डेस्यूडा पैराइटेलिस कहा जाता है, जहां पर भ्रूण इम्प्लांट आरोपित ही नहीं है। ये रहा, तो इसे आसपास की स्टूडेंट ये वाली ऊपर वाली, इसे डेस्यूडा पैराइटेलिस कहा गया। तो डेस्यूडा 3, डेस्यूडा बेसिलस, डेस्यूडा कैप्सुलैरिस, डेस्यूडा पैराइटेलिस, डन। डेस्यूडा क्या है? मोटी एंडोमेट्रियम जिसने भ्रूण को चारों तरफ आवृत कर लिया। इस डायग्राम को देखो, ये पूरी डेस्यूडा है, ये लीजिए। अब इसका ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से लेकर ये डेस्यूडा बेसिलस, फिर ये वाला पोर्शन डेस्यूडा कैप्सुलैरिस शॉर्ट, और ये वाला डेस्यूडा पैराइटेलिस। क्लियर? तो डेस्यूडा के प्रकार उसको हमने तैयार किया स्टूडेंट, मुझे लग रहा पूरा तैयार, भ्रूण पूरी तरीके से इसमें अंदर चला गया, हाँ या ना स्टूडेंट? डेस्यूडा क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये डायग्राम, ये वाला भी क्लियर स्टूडेंट, ये डन। तो अभी तक का जो क्रम डायग्राम का था जरा जोड़ना है स्टूडेंट। पहला डायग्राम डन, दूसरा डायग्राम डन, तीसरा भी हो गया, 4 कोशिका अवस्था, चौथा स्टूडेंट मोरूला, 5वां स्टूडेंट ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट, और छठा चिपकना इम्प्लांटेशन, ये भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। और उसके बाद 7वां अंदर चिपक कर स्टूडेंट, ये 7वां डायग्राम जिसमें कि डेस्यूडा बना। क्लियर?
अब अंदर आरोपित होने के बाद स्टूडेंट अगली प्रावस्था क्या आएगी? अब ब्लास्टूला परिवर्तित होगा एक नई प्रावस्था में जिसे गैस्टूला कहेंगे, और गैस्टूला के निर्माण की प्रक्रिया को गैस्टूला भवन कहते हैं, गैस्टूलेशन। तो ब्लास्टूला गैस्टूला में परिवर्तित होगा और इस प्रक्रिया को गैस्टूलेशन के नाम से बुलाया जाएगा। शानदार यार, बोलो हाँ या ना? गैस्टूलेशन, गैस्टूला के निर्माण की प्रक्रिया को। अब स्टूडेंट क्या होगा? ब्लास्टूला से गैस्टूला बनेगा, तो गैस्टूला अवस्था में क्या होता है जरा इधर देखें। मैं आपको एक बात बताता हूं, इनर सेल मास से भ्रूण बनेगा, डन। मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। हमारे पूरे शरीर का निर्माण 3 जनिक स्तरों से हुआ है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक बार और, पूरे शरीर का निर्माण 3 जननिक स्तरों से हुआ है। इन तीनों जननिक स्तरों ने हमारे शरीर को जन्म दिया है। हमारा प्रत्येक अंग इन्हीं से उद्भव हुआ है, कोई एक्टोडर्म से, कोई एंडोडर्म से, कोई मीजोडर्म से, कोई इनके मिश्रण से। आज तक चौथा जननिक स्तर नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहते हो भ्रूण, तो आप शरीर में बनाओगे अंग और तंत्र, और अगर बनाना है अंग और तंत्र तो पहले बनाओ जननिक स्तर, क्योंकि उन्हीं से बनेंगे समस्त अंग। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनाओ। और गैस्टूला अवस्था में यही होगा। गैस्टूला अवस्था में मुख्य काम होता है 3 जनिक स्तरों का निर्माण करना, और इस काम के लिए स्टूडेंट जो ब्लास्टोमियर होती है वो अपने निर्धारित स्थानों की तरफ गति करती है। एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिका अलग गति करती है, एंडोडर्म वाली अलग, मीजोडर्म वाली अलग। तो कोशिकीय गति देखने को मिलती है गैस्टूला अवस्था में, और इस प्रकार की गति को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। शानदार, डबल स्टार। दोबारा बोलूंगा, तो ब्लास्टूला से गैस्टूला अवस्था आएगी, तो पहले जायगोट, उससे मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गैस्टूला। और गैस्टूला अवस्था में 2 काम होंगे मुख्य। पहला काम होगा 3 जननिक स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म का निर्माण, और दूसरा काम होगा स्टूडेंट इन जननिक स्तरों के निर्माण के लिए यस स्टूडेंट कोशिकीय गति करना, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं उसे। ब्लास्टोमियर गति करती है जिसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के नाम से बुलाया जाता है। डन। बहुत जोरदार स्टूडेंट, देखिएगा इधर, हम एक बहुत जोरदार चीज पढ़ रहे हैं, सबका सपोर्ट चाहिए। ब्लास्टूला एक मुख्य अवस्था गैस्टूला में बदलता है। गैस्टूला के निर्माण की प्रक्रिया को गैस्टूला भवन कहते हैं। ये स्टार क्लियर। गैस्टूला अवस्था में 2 प्रमुख क्रियाएं होती है। पहला 3 जननिक स्तर, जननिक स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होना है स्टूडेंट। पहला पॉइंट तो यही हुआ। और दूसरा ब्लास्टोमियर्स गति करते हैं स्टूडेंट, निर्धारित स्थान पर पहुंचती है। इन गतियों को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं स्टूडेंट। हाँ या ना? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। गैस्टूला अवस्था में कोशिका सबसे ज्यादा O2 का उपभोग करती है। तो स्टूडेंट पीएमटी के लिए, नीट के लिए शानदार स्टार दे रहा हूं। 3 जनिक स्तरों का निर्माण किस अवस्था में? गैस्टूला। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट किस अवस्था में मिलते हैं? गैस्टूला। इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? ब्लास्टूला। ठोस गेंद का नाम मोरूला। जोना पेलुसिडा किस अवस्था में हटी? ब्लास्टूला। डन। गैस्टूला अवस्था में 3 जनिक स्तर बनते हैं, और इन 3 जनिक स्तरों के निर्माण के लिए कोशिकाएं इधर से उधर गति करती है। कोशिकाओं की इस गति को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं अलग जाती है और एंडोडर्म, मीजोडर्म बनाने वाली अलग। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट, एपीबोली, एम्बोली। एपीबोली मतलब होता है एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाओं की गति, और एम्बोली का मतलब होता है एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाने वाली कोशिकाओं की गति। मैं दिखाता हूं स्टूडेंट आपको, या ध्यान से, यानी हम चाहें तो हम कह सकते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो स्टूडेंट 2 प्रकार का आप कर सकते हो। एक का नाम आप लिखो स्टूडेंट एपीबोली, और एक का नाम आप लिखो एम्बोली। एपीबोली होती है एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाओं की गति, और एम्बोली होती है एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाने वाली कोशिकाओं की गति। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल शानदार क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये भी हाँ या ना? क्लियर।
अब एक बात आपको बताता हूं स्टूडेंट, 3 जनिक स्तरों का निर्माण होगा किसमें? गैस तुलावस्था में। चलो साहब, बिल्कुल होगा। इधर देखना है स्टूडेंट, ये रहा। अब मान लीजिए 3 जनिक स्तर है, ये मान लीजिए गैस तुलावस्था है और 3 जनिक स्तर बने, ये एक बन गया एग्जाम्पल, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। और 3 जनिक स्तर बनने के बाद स्टूडेंट अंदर जो गुहा बनी उसे आर्केंटेरॉन गुहा के नाम से बुलाया गया। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस्ट्रुला अवस्था में उपस्थित गुहा का नाम आर्केंटेरॉन गुहा है। मोरूला ठोस गेंद होती है, इसमें कोई गुहा नहीं होती है। एनेट्रम गुहा याद करो आप, एनेट्रम गुहा पाई जाती है टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफेन फॉलिकल में। उसके बाद जाइगोट बना, उसके बाद मोरूला में कोई गुहा नहीं, ब्लास्टूला में ब्लास्टोसील गुहा होती है, और अब आ गया लास्ट गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला अवस्था में उपस्थित गुहा का नाम आर्केंटेरॉन गुहा रखा जाता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, ये 3 जनिक स्तरों के निर्माण के बाद गैस्ट्रुला में गुहा दिखती है और इस गुहा को आर्केंटेरॉन गुहा कहा जाता है। और ये गुहा एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है जिसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। डबल स्टार स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लास्टोपोर। जी हाँ, आर्केंटेरॉन गुहा का छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है। नीट में पहले बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए। आर्केंटेरॉन गुहा किस में उपस्थित होती है? गैस्ट्रुला अवस्था में। ब्लास्टोपोर किस में पाया जाता है? गैस्ट्रुला अवस्था में। ध्यान रखना स्टूडेंट, ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुला अवस्था में होगा। हाँ या ना? तैयार? कुछ याद हो रहा है? एक नॉलेज और देता हूं आपको स्टूडेंट, आर्केंटेरॉन गुहा से स्टूडेंट, यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको दे रहा हूं, ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुला अवस्था में पाया जाता है। ब्लास्टोपोर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट लाइन देता हूं आपको, आर्केंटेरॉन गुहा से आहार नाल विकसित होती है। एलिमेंट्री किनार, आहार नाल, और आहार नाल के 2 छेद होते हैं, एक मुख होता है, एक गुदा यानी माउथ और एनस। आहार नाल स्टूडेंट, ये नलिका समान रचना आहार नाल होती है। इसके 2 छिद्र होते हैं पूर्ण आहार नाल के, एक ऊपर वाला छिद्र माउथ कहलाता है और नीचे वाला छिद्र एनस कहलाता है। ये पर स्टूडेंट, आहार नाल अगर आर्केंटेरॉन गुहा से बन रही है तो आर्केंटेरॉन गुहा का तो एक ही छिद्र है, ब्लास्टोपोर। इसका मतलब ब्लास्टोपोर छिद्र से या तो माउथ बना है या एनस बनी है। डन, नॉलेज दे रहा हूं आपको। ब्लास्टोपोर छिद्र से या तो माउथ बना होगा या एनस बनी होगी। एक ही छिद्र बन सकता है कोई भी, दूसरा छिद्र बाद में बनता है अपने आप। जी हाँ, इसका मतलब स्टूडेंट क्या बना उस पर डिपेंड है। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। डबल स्टार। देखिए स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नॉलेज का पॉइंट लाया, प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स उन्हें कहा जाता है। मैं रिवीजन करा दूं स्टूडेंट आपका, ध्यान से बिल्कुल बढ़िया एक एक चीज कि ब्लास्टोपोर आपने कहा क्या होता है। ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुला अवस्था में पाया जाता है, आर्केंटेरॉन गुहा का छिद्र है ब्लास्टोपोर। और स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे जंतु प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। जी हाँ, प्रोटोस्टोम्स ये वो होते हैं स्टूडेंट जिनमें ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ में परिवर्तित हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण, माउथ का निर्माण। यस स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, जोरदार। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे ना स्टूडेंट आज, तो एनेलिडा फाइलम, एनेलिडा, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ तक के फाइलम यही है। और दूसरे जंतु वो होते हैं स्टूडेंट जिन्हें ड्यूटेरोस्टोम्स कहा जाता है। ड्यूटेरोस्टोम्स स्टूडेंट, जोरदार। ये वो जंतु होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ स्टूडेंट, जिनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, से एनस गुदा का निर्माण होता है स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स स्टूडेंट। ये और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा और स्टूडेंट हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, जी हाँ स्टूडेंट, कॉर्डेटा ये फाइलम। और इधर बात करेंगे तो एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये संघ है स्टूडेंट। निमेटोडा, निमेटोडा से लेकर मोलस्का तक के प्रोटोस्टोम्स होते हैं। तो आज एक नया वर्ड आया, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला अवस्था बनती है। गैस्ट्रुला अवस्था में दो परिवर्तन होते हैं, तीन जनिक स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और इन तीन जनिक स्तरों का निर्माण करने हेतु कोशिकाएं गति करती है। इस गति को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। हाँ, और गैस्ट्रुला अवस्था की गुहा को आर्केंटेरॉन गुहा कहते हैं। इसके छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है। ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुला अवस्था में पाया जाता है। ब्लास्टोपोर से भ्रूण का माउथ या एनस बनता है। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो ऐसे जंतु प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। निमेटोडा से लेकर मोलस्का तक संघ के जंतु यही होते हैं। और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनती है तो ऐसे जंतु ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा संघ के जंतु यही होते हैं। जोरदार तैयार। यानी स्टूडेंट शुरू से हम बात करें आज तो हमारे पास पूरा टॉपिक आ गया है। ये जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला और अगला चरण आया गैस्ट्रुला। ये डन, श्योर। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर। तो पहला डायग्राम ये हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट। फिर दूसरा ये भी तैयार है बिल्कुल। उसके बाद स्टूडेंट ये भी तैयार हो गया पूरा भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में। डेसुडा भी तैयार, डेसुडा वाला ये डायग्राम डन, श्योर। तो गैस्ट्रुला अवस्था तक क्या हुआ वो पढ़ाया स्टूडेंट, अभी तक नॉलेज दी है। तो ब्लास्टुला के बाद अगली प्रावस्था गैस्ट्रुला आ गई, ये हमारे समझ में आ गया। और गैस्ट्रुला में तीन जनिक स्तरों का निर्माण हो गया, ये भी क्लियर हो गया, डन। अब मनुष्य में गैस्ट्रुला अवस्था में कैसे हुआ जरा देखें। हमारे में ब्लास्टुला ये है, ब्लास्टोसिस्ट जिसका नाम है। और भ्रूण का निर्माण इनर सेल मास से होगा और बाकी ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में चिपकने में गर्भाशय भित्ति से मदद करती है ना। अब मेरी बात को फिर सुनना, आप पे जो बोल रहा हूँ इनर सेल मास ये रहा, डन। अब ध्यान से देखना मैं जो बोलना चाहता हूँ, इनर सेल मास ये रहा। तो भ्रूण का निर्माण जब इनर सेल मास से होगा तो तीन जनिक स्तर इसी से बनेंगे। यानी मनुष्य में गैस्ट्रुला भवन इनर सेल मास में होगा, डन। और जो इनर सेल मास की कोशिकाएं हैं ये दो परतों में जमा हो जाएंगी स्टूडेंट। दोबारा बोलना चाहूंगा, इनर सेल मास की जो कोशिकाएं हैं वो दो परतों में जमा हो जाएंगी। ऊपर की परत स्तंभाकार कोशिकाओं की बनेगी स्टूडेंट, जिसे एपिब्लास्ट परत कहेंगे। और नीचे की परत घनाकार कोशिकाओं की बनेगी, जिसे हाइपोब्लास्ट परत कहा जाएगा। डबल स्टार स्टूडेंट, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये दो परतें हैं स्टूडेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, गंभीरता से सुनना। ऊपर की परत एपिब्लास्ट परत कहलाएगी, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं जो इसको बता रहा हूं, ये हमारे में ब्लास्टोपोर ये तैयार हो गया। इधर देखिएगा, ये यहां तक हमारा क्लियर है। अब देखना स्टूडेंट, ये देखिए इनर सेल मास दो परतों में विभाजित हो गया। स्तंभाकार कोशिकाओं की परत एपिब्लास्ट परत कहलाएगी स्टूडेंट, और नीचे वाली घनाकार कोशिकाओं की परत हाइपोब्लास्ट परत कहलाएगी स्टूडेंट। ये डन, क्लियर, हाँ या ना। एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये दो परतें स्टूडेंट। और ये बाहर वाली परत ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगी स्टूडेंट। ये रहा। तो हमारे पास कुछ पॉइंट ये तैयार हो गए। एक बार और, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये दो परतें हैं स्टूडेंट। ये स्तंभाकार कोशिकाओं की, घनाकार कोशिकाओं की। एपिब्लास्ट परत है स्टूडेंट, इससे एक्टोडर्म का निर्माण होता है। और हाइपोब्लास्ट से स्टूडेंट एंडोडर्म का निर्माण होता है। तो इनर सेल मास में गैस्ट्रुला भवन होगा। और इनर सेल मास से इनर सेल मास पहले दो स्पष्ट परतों में विभाजित होगा। ऊपर वाली परत को एपिब्लास्ट परत कहा जाएगा, नीचे वाली परत को हाइपोब्लास्ट कहा जाएगा। इन दोनों परतों के बीच में स्टूडेंट, बीच में तुरंत एक मेसोडर्म की परत होगी। यानी फाइनल बात यह है कि दोनों एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में इस तरीके से स्टूडेंट मेसोडर्म की परत आएगी। इधर देखिएगा, ये एपिब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट और बीच में मेसोडर्म। यानी भ्रूण तीन परतों का हो गया, तीन परतीय डिस्क के समान हो जाएगा। इसे एम्ब्रियोनल डिस्क के नाम से बुलाया जाएगा। ये अगला डायग्राम स्टूडेंट, ये ऐसे परिवर्तित होगा। दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। अब जो भ्रूण है वो तीन परतों का बन जाएगा और तीन जनिक स्तर बन गए स्टूडेंट। ये एपिब्लास्ट है, ये मेसोडर्म है, ये हाइपोब्लास्ट है, डन। तो भ्रूण तीन परतों में विभेदित हो जाएगा स्टूडेंट। तीन परतीय इस डिस्क के समान भ्रूण को भ्रूणीय डिस्क के नाम से बुलाया जाएगा। एम्ब्रियोनिक डिस्क स्टूडेंट है ये रहा। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, डन। कुछ तैयार, कोई प्रॉब्लम, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट यहां तक का, हाँ या ना। अब स्टूडेंट एक और बात बताता हूं, ये जो ऊपर
ट्रोफोब्लास्ट स्टूडेंट, उसकी कोशिकाओं में विभाजन होता है और कोशिकाएं नीचे गिरती है। भ्रूणीय डिस्क के ऊपर, भ्रूण के ऊपर स्टूडेंट ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं विभाजित होकर नीचे गिरेगी। उन कोशिकाओं को एम्नियोजेनिक सेल्स कहा जाएगा। डबल स्टार, उन कोशिकाओं को एम्नियोजेनिक सेल्स कहा जाएगा स्टूडेंट, जो विभाजित होंगे स्टूडेंट यानी, और वो सारी एम्नियोजेनिक सेल्स या इस डिस्क के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाएगी। ये देखिए आप स्टूडेंट, ये एम्नियोजेनिक सेल्स की परत है स्टूडेंट, ये ऊपर दिख रही जो आपको कोशिका है। मैं आपको अलग से करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। स्टार्ट, ध्यान से देखना स्टूडेंट। ये तो हो गई डिस्क, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, क्लियर। अब उसके ऊपर स्टूडेंट ये जो थी स्टूडेंट, ये एम्नियोजेनिक सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न हुई है, और ये सब एक परत में जमा हो जाएगी या, और ये परत भ्रूण के ऊपर ऐसे जमा होगी एम्नियोजेनिक सेल्स की। स्टूडेंट इसका मतलब आप ढंग से सुनना, भ्रूणीय डिस्क के ऊपर एम्नियोजेनिक सेल्स की परत, और उन परत और भ्रूणीय डिस्क के बीच में एक रिक्त स्थान पैदा होगा, और इस रिक्त स्थान को एमनियोटिक गुहा कहा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमनियोटिक गुहा। और इस एमनियोटिक गुहा में एमनियोटिक तरल भरा हुआ होगा स्टूडेंट। एमनियोटिक तरल, जिस तरल में भ्रूण, जो यानी भ्रूण के ऊपर एक तरल उपस्थित होगा, जिसे एमनियोटिक तरल के नाम से बुलाया जाएगा। तो एक बार और, इनर सेल मास सबसे पहले दो परतों में विभाजित होगा। ऊपरी स्तंभाकार कोशिकाओं की परत एपीब्लास्ट परत कहलाएगी, और नीचे वाली घनाकार कोशिकाओं की परत हाइपोब्लास्ट परत कहलाएगी। डन डन। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों के बीच में मेसोडर्म की परत उत्पन्न होगी स्टूडेंट। तो तीन परतीय भ्रूण तैयार हो गया, भ्रूणीय डिस्क। अब मेरी बात को सुनना, ट्रोफोब्लास्ट से कोशिका का विभाजन से बनेंगी, जिन्हें एम्नियोजेनिक सेल्स कहेंगे, जो भ्रूणीय डिस्क के ऊपर एक परत में जमा हो जाएंगी। एम्नियोजेनिक सेल्स की ये परत और भ्रूणीय डिस्क के बीच में एक रिक्त स्थान पैदा होगा, जिसे एमनियोटिक गुहा कहेंगे। उसमें एमनियोटिक तरल भरा होगा, जो भ्रूण को सूखने से बचाएगा और बाह्य आघातों से बचाएगा। शॉक एब्जॉर्बर होगा। एमनियोटिक तरल, एमनियोटिक द्रव, और वह एमनियोटिक द्रव स्टूडेंट भ्रूण के ऊपर उपस्थित होगा। उस द्रव का निर्माण एमनियोजेनिक सेल्स भी करेंगी, और उस द्रव में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी तैर रही होंगी। डबल स्टार। श्योर। ये यानी ये जो पॉइंट हमने पढ़ा स्टूडेंट, ये डायग्राम नेक्स्ट आ जाएगा। गैस्ट्रुला भवन इनर सेल मास में हुआ, और अब उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब यहां से गैस्ट्रुला की गुहा को आर्किंटोरॉन कैविटी कहते हैं, इसका छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है। डन है हमारा ये पॉइंट। श्योर। गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोपोर छिद्र पाया जाता है। क्लियर हुआ। ब्लास्टो मनुष्य में कैसे हुआ? ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास की कोशिकाएं दो परतों में व्यवस्थित हो जाती है, एपीब्लास्ट परत, हाइपोब्लास्ट परत। एपीब्लास्ट स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है, हाइपोब्लास्ट घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। डन। ये लीजिए स्टूडेंट ये पॉइंट। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये तैयार हुआ स्टूडेंट। डन हमारे पास। इन दोनों परतों के बीच में तुरंत मेसोडर्म की परत बन जाती है स्टूडेंट। ये लीजिए एक और पॉइंट आ गया आपके सामने। तो ये भी एक स्टार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों परतों के बीच में मेसोडर्म की परत बनती है। मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बोलता है स्टूडेंट। सबसे पहले बनने वाला जनिक स्तर मनुष्य में स्टूडेंट एंडोडर्म है। स्तनधारी में सबसे पहले बनने वाला जनिक स्तर एंडोडर्म है। जी हाँ, भ्रूणीय परिवर्धन में सबसे पहले बनने वाला ऊतक उपकला ऊतक है। सबसे पहले बनने वाला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू ऊतक उपकला ऊतक होता है। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले बनने वाला सर्वप्रथम रचना न्यूरल ट्यूब, नली के तंत्र होता है, तंत्री के नाल, न्यूरल ट्यूब। जी हाँ स्टूडेंट, जिससे हमारा मस्तिष्क को मेरुरज्जु बनता है। सबसे पहले बनने वाला कार्यशील अंग हार्ट है। जी हाँ स्टूडेंट, हार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मनुष्य में सर्वप्रथम बनने वाला जनिक स्तर एंडोडर्म, मनुष्य में सर्वप्रथम बनने वाली रचना न्यूरल ट्यूब, तंत्री के नाल स्टूडेंट, सर्वप्रथम बनने वाला अंग हार्ट। श्योर। मनुष्य में सर्वप्रथम बनने वाला सर्वप्रथम विकसित ऊतक टिश्यू जिसे कहते हैं, अगर वो पूछा जाए तो उसका जवाब उपकला ऊतक, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू है स्टूडेंट। ये डन। श्योर। तो तैयार स्टूडेंट। तो अभी तक हमने गैस्ट्रुला भवन मनुष्य में पढ़ा और यहां तक का तैयार हुआ। मुझे लग रहा है क्लियर। ओके स्टूडेंट्स।